नमस्कार, तुम्ही पाहताय एबीपी माझा। आज 4 राज्यांमधल्या आणि एका केंद्रशासित प्रदेशामधल्या निवडणुकांचे निकाल समोर आले। आश्चर्यकारक निकाल होते हे, त्यामध्ये अनेक आकडेवारी सुद्धा ही सगळ्यांना विस्मयात टाकणारी होती। आपल्यासोबत सकाळपासून आपण आज चर्चा करतोच आहे। आता आपल्यासोबत आहे स्वराज अभियानाचे प्रणेते योगेंद्र यादव, जे स्वतः सेफोलॉजिस्ट आहेत, राजकीय विश्लेषक आहेत। सर, स्वागत है आपका। जी शुरुआत करते हैं आज का ये जो रिजल्ट आया है, किस तरह से देखते हैं आप इन आंकड़ों को? देखिए, इसमें इतनी बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग इन राज्यों को देखते आ रहे थे वो जानते थे। असम में कांग्रेस को 15 साल हो गए थे, उसके जाने की बेला आ गई थी। इधर केरला में हर 5वें साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है। तमिलनाडु में जयललिता का सत्ता में बने रहना एक मायने में आश्चर्यजनक है, चूंकि उनके खिलाफ काफ़ी केसेस थे, कई तरह की चीज़ें थीं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से आई हैं। सीटों में बड़ा दिख रहा है, लेकिन वोट का फासला बहुत ही कम है। उधर बंगाल में ममता बनर्जी का वापस आना भी बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ इसलिए है कि उनके खिलाफ कोई खास गवर्नेंस का मामला था नहीं, बहुत अच्छा गवर्नेंस नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लेफ्ट का जो पुराना राज था उसके प्रति लोगों की नाराजगी और गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। अगर आपने बंगाल की बात की, तो बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्टिस्ट के साथ, वामपंथियों के साथ हाथ मिलाया था उन्होंने। वहाँ पे कांग्रेस को इतना सक्सेस नहीं मिला। केरला में उनकी सत्ता गई है, लेफ्ट के हाथ में सत्ता आ गई है। एक पौंडीचेरी में वो अपना सत्ता बनाए रखे हैं। तो क्या ये कांग्रेस के अंत की शुरुआत देखी जाएगी? कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, 2014 में कांग्रेस के साथ जितनी बुरी अवस्था हुई, उसके बाद हर चुनाव में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और अब इन 4 राज्यों में हर चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। हर जगह कांग्रेस जैसा कर सकती थी उससे काफी खराब परफॉर्म किया है। अब कांग्रेस वाले कह सकते हैं कि केरला में तो हर 5 साल बाद होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तमिलनाडु में क्यों हुआ, बंगाल में क्यों हुआ? कांग्रेस की स्थिति हर जगह खराब हो रही है, और जहां जहां कांग्रेस अलायंस में भी थी वहां वहां अपने अलायंस से भी खराब परफॉर्म कर रही है। केरला में जो यूडीएफ है, जिसके अंदर कांग्रेस उसकी बड़ी हिस्सा है, केरला में बाकी पार्टनर्स की स्थिति बेहतर है, कांग्रेस की खराब है। तमिलनाडु में डीएमके की परफॉर्मेंस बेहतर है, कांग्रेस की खराब है। और वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेफ्ट फ्रंट से ज्यादा अच्छी है, लेकिन कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट को वोट ट्रांसफर नहीं किए, तो आगे से कांग्रेस को कोई छुएगा नहीं। कुल मिला के कांग्रेस के लिए बिल्कुल एक डिक्लाइन की स्थिति है। बहुत पक्का फोरकास्ट तो राजनीति में नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात तय है, देश में सत्ता पक्ष तो है, विपक्ष नहीं है फिलहाल। मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो भाजपा का सपना है, उसके आसाद नजदीक आ रहे हैं? मुहावरा पता नहीं क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहिए कि आज से 10 साल पहले जो बीजेपी की स्थिति थी, बीजेपी एक क्षेत्रीय दल नहीं थी, लेकिन देश के 2-3-4 क्षेत्रों में ही सीमित थी। आज कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है, और जो कांग्रेस की स्थिति थी, यानी कि हर राज्य में कहीं ना कहीं तो कांग्रेस हुआ करती थी, वो स्थिति आज बीजेपी की बन रही है। तो बिल्कुल बदलाव हो रहा है, और कांग्रेस चूंकि देश में विकल्प नहीं दे पा रही है, जिस राष्ट्रवाद की परंपरा की कांग्रेस वारिस बन सकती थी, वो कांग्रेस नहीं बन पा रही है। तो इसलिए कांग्रेस तो बिल्कुल एक जगह एक तरह से डूबती जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस और वामपंथियों ने हाथ मिलाया था बंगाल में, फिर भी वो ममता दीदी को टशन नहीं दे पाए। क्या कारण आपको दिखता है इस चीज के? 2 चीज, एक तो ये कि कुल मिला के वामपंथियों की जो छवि थी, वामपंथी सरकार 34 साल जो रही, उसकी छवि खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में आज भी अच्छी नहीं है। लोग उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। और दूसरा, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का कंबाइन नेचुरल कंबाइन नहीं है। 30 साल तक इन्होंने एक दूसरे को गाली दी है, और आज लेफ्ट फ्रंट के वोटर को कहा जाए कि तुम कांग्रेस को वोट दे दो, वो कैसे देगा? और उधर कांग्रेस का खुद का आधार इतना कमजोर है कि वो अपने वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो इसलिए बजाय एक दूसरे को मदद पहुंचाने के, शायद उन्होंने कुछ नुकसान ही किया है। ये अलायंस कम से कम बिल्कुल चल नहीं पाया। मतलब लेफ्टिस्ट की स्ट्रैटेजी बंगाल में गलत थी, ऐसा बोल सकते हैं? जी हाँ, उसका कारण, मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चुनाव हारने की मुख्य वजह ये अलायंस थी। अलायंस चुनाव तो एक तरह से इनका हारा हुआ था। आज से 1 साल पहले भी जब सीताराम येचुरी जब बने, तब स्पष्ट था कि बंगाल में हालत बहुत पतली है।
ये एक लास्ट एफर्ट थी किसी तरह से बचाने की, और वो एफर्ट काम नहीं की। हारा अगर लेफ्ट फ्रंट है तो वो अपनी पुरानी करतूतों की वजह से और उसकी जो स्मृति जनता के मन में है उसकी वजह से हारा। कांग्रेस की भी स्ट्रैटेजी कहीं गलत जा रही है। कांग्रेस का डिक्लाइनिंग फेज आप बता रहे हैं कि काफी डिक्लाइन हो रही है कांग्रेस। क्या करना चाहिए कांग्रेस ने? कौन से ऐसे बड़े डिसीजन लेने चाहिए? क्या नेतृत्व बदल की जरूरत है कांग्रेस को? कांग्रेस को सुझाव देना तो मेरा काम नहीं है, और कई मायनों में कांग्रेस अब उस विरासत का, उस परंपरा की प्रतिनिधि नहीं बची है जो विरासत उसको मिली थी। हाँ। तो सिर्फ एक नेता बदल देना, ये राहुल के बदले प्रियंका ले आना, ये सब टोटके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली बात ये है कि आज देश में जब राष्ट्रवाद की बात होती है, लोग बीजेपी को देखते हैं, कांग्रेस को नहीं देखते। आज जब इस देश के अंदर कोई बड़े सवाल आते हैं आर्थिक नीति के, कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? अगर भाजपा के तरह अधिनायकवाद है एक तरह का, नरेंद्र मोदी का अगर एक अथॉरिटेरियनिज्म है, हाँ। उसके बदले में कांग्रेस क्या देती है? आपको डायनेस्टी पॉलिटिक्स देती है। अगर नरेंद्र मोदी के पास एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, एक तरह का सांप्रदायिकता वाली राजनीति है, तो कांग्रेस के पास क्या है? वोट बैंक की राजनीति है। अगर नरेंद्र मोदी की राजनीति केवल कुछ अमीर घरानों के लिए काम करने की है, तो कांग्रेस के पास उसका क्या विकल्प है? जब तक ये बुनियादी विकल्प नहीं देगी, एक चेहरे की बजाय दूसरा चेहरा बनाने से कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्या इसका विकल्प अगर कांग्रेस के लिए देखा जाए तो गांधी घराने का नाम कांग्रेस से छूट जाएगा, तो कांग्रेस के लिए एक विकल्प हो सकता है? कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी गांधी के नाम के सिवाय? जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से ये केवल एक लीडरशिप, एक परिवार, एक व्यक्ति का मामला नहीं है। जो कांग्रेस का संकट है वो हमारी राजनीति में, ये जो पूरी सेकुलर राजनीति का आज संकट है, जिसको सेकुलर, प्रोग्रेसिव सब कुछ कहा जाता है, वो राजनीति बहुत भारी संकट में है। और कांग्रेस का संकट केवल उसका एक प्रतीक मात्र है। हाँ। उसे बुनियादी रूप से पुनर्चिंतन करना होगा। नेता का चिंतन, नेता का बदलाव उसका एक छोटा हिस्सा हो सकता है, शायद जरूरी हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये समझना कि नेता, चेहरा, एक परिवार बदलने भर से कांग्रेस का कल्याण हो जाएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो केरल में कांग्रेस की सत्ता जाकर लेफ्टिस्ट के हाथ में केरल ने सत्ता थमा दी है। क्या कारण आपको दिखता है कि वहां पे कांग्रेस क्यों हार रही है, क्यों हार गई? कि केरला में हर 5 साल बाद सत्ता बदल होता है। वहाँ एक छोटा सा वोटर का हिस्सा है फ्लोटिंग, 5 साल बाद मन बदल लेता है। आप कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से हुआ। आप ये भी कह सकते हैं कि पिछली बार लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस को हराते हराते रह गया था, इस बार तो उनका स्वाभाविक नंबर बनता ही था। उधर देखिए कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पे काफी गंभीर आरोप थे, उनको हटाया नहीं गया। तो मैं तो इसलिए हैरान हूं कि लेफ्ट फ्रंट को और बड़ी विक्ट्री क्यों नहीं मिली केरला में, जो संभव थी। जब केरला और बंगाल की आप तुलना करते हैं तो सवाल ये बनता है कि क्या लेफ्ट फ्रंट, वाम मोर्चा केरला में चुनाव लेफ्ट होने की वजह से जीता? क्या बंगाल में लेफ्ट होने के कारण हारा? मुझे लगता है कुछ नहीं है। हाँ। ना केरला में लेफ्ट होने के कारण जीत रहे हैं, ना बंगाल में लेफ्ट होने के कारण हार रहे हैं। आज लेफ्ट फ्रंट का लेफ्ट की राजनीति और विचार से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं बचा है। अगर इसी तरह से सत्ता बदल की अगर राजनीति देखी जाए तो हर 5 साल बाद जैसे केरला में सत्ता बदल जाती है, वैसे तमिलनाडु में भी बदल जाती है, लेकिन 27 साल के बाद, 27 साल के बाद ये इतिहास बदला है। और दूसरी टर्म, कंसेक्यूटिव दूसरी टर्म जयललिता को तमिलनाडु की जनता ने दी है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? ये देखते हुए कि बहुत छोटे मार्जिन से जयललिता जीती हैं। सीट में 20-25 का फासला दिख रहा है, वोट में तो शायद मैंने पिछली बार चेक किया था 1% का फासला है। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं डीएमके जनता में वो विश्वास जगाने में असमर्थ रही। जयललिता के खिलाफ गंभीर आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे। चेन्नई में बाढ़ हुई, उसे ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाई, इसकी जनता का गुस्सा था। लेकिन दूसरी तरफ करुणानिधि थे, 90 साल को पार कर गए। ऐसा उनका और कांग्रेस का गठबंधन था जो किसी भी तरह से इंस्पायर नहीं कर रहा लोगों को, और उसकी वजह से ये चुनाव जो डीएमके को जीतना चाहिए था, हाँ। या तो कांग्रेस की कमजोरी की वजह से जो उनकी एलाई थी, दूसरे एलाई पार्टनर्स ना लाने की वजह से, या डीएमके के खुद थका हारा एक पुराना प्रतिनिधि बन होने के नाते ऐसा नहीं कर पाए। कुछ भी हो, तमिलनाडु में और कुछ भी हुआ हो, कम से कम द्रविड़ आंदोलन और उसकी विचारधारा का एक तरह से अंत हो गया है। अगर भाजपा के सक्सेस की बात की जाए तो असम में उन्हें काफ़ी बड़ी सहायता, सक्सेस मिली है वहाँ पे उनको। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि असम में बीजेपी आई है।
इसके क्या बहुत कारण बड़ी सफलता है। बाकी तीनों राज्यों में आप कह सकते हैं कि चुनाव सामान्य चुनाव थे। असम का चुनाव सामान्य नहीं था। पिछले 25-30 साल का बना हुआ पैटर्न बदला है। बीजेपी वहां आई है। बीजेपी के साथ असम गण परिषद थी जो कि वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है, और उसके साथ एक बोडो पार्टी भी थी। तो इन तीनों का गठबंधन आया है पहली बार असम में। कारण 15 साल के कांग्रेस राज के साथ थकावट मान सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इससे कहीं ज़्यादा है। असम की राजनीति का बहुत बड़ा सवाल रहा है आप्रवासियों का सवाल। हाँ जी। वहाँ के लोगों की एक चिंता है जो असम मूवमेंट में आई थी आज से 30 साल पहले। उन्होंने पूछा था कि हम अपने ही प्रदेश में माइनॉरिटी हो जाएंगे, हमारी संस्कृति, हमारी चिंता कहाँ जाएगी। कांग्रेस उसका कोई उत्तर नहीं दे पाई है। हो सकता है बीजेपी भी ना दे पाए, लेकिन कम से कम जो वहाँ के स्थानीय लोगों की चिंता है, उस चिंता को अभिव्यक्त करके और उसका सांप्रदायिकरण करके बीजेपी आज सत्ता में आई है। कांग्रेस वहां पे काफी उनकी हार हुई है, क्या कारण देखते हैं? मतलब एक और जो पार्टी थी AIU, वो जो फ्रंट था वहां पे, हाँ, तो उनके साथ कांग्रेस की अलायंस बनते बनते रह गई। अगर उनकी अलायंस होती तो क्या कांग्रेस को थोड़ा फायदा होता वहां पे? देखिए, चुनाव हारने के बाद तो हमेशा लगता है कि कोई भी और चीज़ कर लेते तो उससे फ़ायदा हो जाता। मुझे नहीं लगता AUDF के साथ अलायंस करने से फ़ायदा होता, क्योंकि AUDF वहाँ बिल्कुल धुर केवल एक संप्रदाय की राजनीति है। AUDF वहाँ के मुसलमान, और मुसलमान में भी केवल बंगाली मुसलमान की पार्टी है। अगर कांग्रेस उसके साथ अलायंस करती तो कांग्रेस पे पहले ही जो एक मुस्लिम पंथी होने की छाप है वो छाप और बढ़ जाती और उससे कांग्रेस कमजोर होती मजबूत होने की बजाय। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जो उस राज्य का, चाहे जो विकास का सवाल हो या आप्रवास और आइडेंटिटी अस्मिता का सवाल हो, इन प्रश्नों का जो उत्तर नहीं ढूंढा, उसके चलते लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ हुआ। उन्हें क्या मिलेगा ये तो समय बताएगा। मुझे नहीं लगता उससे कुछ मिलेगा। मैं नहीं समझता कि बीजेपी ना तो विकास के सवाल पे उत्तर दे पाएगी, ना ही अस्मिता के सवाल पे बीजेपी AGP किसी के पास भी सॉल्यूशन है। लेकिन कम से कम लोगों को एक अपने गुस्से के इजहार करने का अवसर मिला है। मैं इसी तरह से इसे देखता हूँ। बीजेपी का, अगर पिछली बार भी जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनका नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता था, जैसे कि डॉनियर मिनिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की थी, काफ़ी फंडिंग दी थी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। अभी फिर से बीजेपी वहाँ पे आई है, कुछ उनके जो मुद्दे हैं उनको हाथ लगा रही है, आश्वासन दे रही है। तो क्या आपको नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का ब्राइट फ्यूचर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, अलग अलग तरह के राज्य हैं। मिजोरम, नागालैंड जैसे राज्य हैं जो कि लगभग पूर्णतः क्रिश्चियन हैं। अरुणाचल जैसा राज्य है जो कि प्रिडोमिनेंटली हिंदू है, और बीजेपी के खेल में तो इन सब चीज़ों का महत्व रहता है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी जरूर ऐसे इलाकों में पांव पसार रही है। देश के हर इलाके में बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कभी कभी बीजेपी जो खेल खेल रही है वो बहुत खतरनाक खेल है। वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल है। अरुणाचल में जो बीजेपी का खेल है वो सांप्रदायिकता का खेल है। और अगर बीजेपी असम में जो खेल खेल रही है उस खेल में भी एक सांप्रदायिकता का हिस्सा है। तो बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ती है घटती है ये कम महत्वपूर्ण है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट का जो एक एथनिक बैलेंस है और वहाँ की जो एक जातीय पहचान है, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत सेंसिटिव इलाका है इन सब चीज़ों में। उससे एक हद से ज़्यादा खिलवाड़ करने से देश को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। और इस सब चीज़ का अगर देखा जाए तो भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा सक्सेस है। असम में उनको सत्ता मिली है, वेस्ट बंगाल में उनको प्रवेश मिला है, 3 सीटों पे उनको सक्सेस मिली है। केंद्र की जो उनकी सत्ता है उस पर किस तरह से इसका परिणाम हो सकता है? जब भी राज्यों के चुनाव होते हैं 2-4 राज्यों के, तो हम सब बैठ के गणित करते हैं कि केंद्र पे क्या असर होगा। बहुत थोड़ा सा असर होता है। आमतौर पे राज्यों में जो होता है उससे केंद्र के वोट पे फर्क पड़ता है। केंद्र में सरकार कैसा कर रही है उससे राज्यों के वोट पे बहुत कम असर पड़ता है। तो मैं इनको, जब बीजेपी हारती है तब भी मैं केंद्र पे रेफरेंडम नहीं कहता, जीतती है तब भी केंद्र पे रेफरेंडम नहीं होता। हाँ, 2-4 चीज़ों में आसानी हो जाएगी। एक तो राज्यसभा का गणित थोड़ा सा सरल हो जाएगा, खासतौर पे अगर ममता और जयललिता बीजेपी की तरफ झुकी, जो दोनों एलाई नहीं थी इनकी, लेकिन अगर अब झुकती हैं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। यूं भी बिहार और दिल्ली के चुनाव में बुरी तरह पिटने के बाद बीजेपी को कुछ सांस लेने की जरूरत थी, और आज की स्थिति ने ये स्थिति उसके लिए पैदा कर दी है। खास तौर पे कांग्रेस जो बुरी तरह से डूब रही है, तो बीजेपी बढ़े ना बढ़े,
अगर उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी नीचे जा रहा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक आराम लेने का वक्त है और एक जो एक्स्ट्रा स्पेस बन रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, सत्ता पक्ष तो है, विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा, और इससे सत्ता पक्ष को जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा सहूलियत होगी, ज्यादा आराम होगा, ज्यादा आसानी से वो अपनी चीजें कर पाएंगे। प्रादेशिक पक्ष जिस तरह से बढ़कर सामने आ रहे हैं, तो प्रादेशिक पक्षों का वजन अगर बढ़ता है तो बीजेपी के लिए कोई ऑप्शन आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्रिएट कर सकते हैं कोई एक और फ्रंट खुला करके? प्रादेशिक पक्ष तो पिछले 20 साल से चल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और आज अगर कोई बीजेपी का मुकाबला कर रहा है तो प्रादेशिक पक्ष ही कर रहे हैं। कांग्रेस तो नहीं कर रही है, लेफ्ट भी नहीं कर पा रहा है, प्रादेशिक पक्ष ही मुकाबला कर रहे हैं। और जाहिर है अगर 2019 में किसी तरह का कांग्रेस विरोधी गठबंधन बनता है तो उसमें प्रादेशिक पक्षों की ही भूमिका होगी, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, इन सब का ही गठबंधन बनेगा। सवाल ये है कि क्या एक लोकसभा चुनाव में केवल प्रादेशिक पक्षों का गठबंधन एक राष्ट्रीय विकल्प दे सकता है? सवाल ये है कि क्या कांग्रेस भी तब कुछ 6-7 राज्यों की प्रादेशिक पक्ष के रूप में दिखाई देगी? ये बड़े सवाल हैं अगर हम 2019 की बात सोचें तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आज के चुनाव का ये विश्लेषण बहुत अच्छे से किया। आप चुनाव से एक और चीज़ जो आप करने के लिए महाराष्ट्र में है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपका ये जो स्वराज अभियान है उनकी तरह से महाराष्ट्र में कुछ काम किए जा रहे हैं, एक नया कदम आप उठा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे? जी, दरअसल मैं मुंबई में उसी कारण से हूँ क्योंकि लातूर जाना था। हम स्वराज अभियान की तरफ से जो दुष्काल की परिस्थिति है उसके बारे में अक्टूबर के महीने से, जैसे ही दुष्काल का समय आया था, मानसून फेल हुआ था, बारिश, तब से हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने तब एक संवेदना यात्रा निकाली थी अक्टूबर के महीने में, जिसमें हम मराठवाड़ा से होके गुजरे थे। उसके बाद हमने राज्यों को चिट्ठी भी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जो उन्होंने शायद नहीं पढ़ी। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 11 और 13 तारीख को बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है दुष्काल पे राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए। अब हम वापस महाराष्ट्र में हैं। मराठवाड़ा से बुंदेलखंड तक हम एक पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। पदयात्रा परसों 21 तारीख को लातूर से शुरू होगी, सोनावती गांव से। वहां से 5 दिन हम मराठवाड़ा में पैदल चलेंगे, ट्रेन लेंगे, बुंदेलखंड जाएंगे, 5 दिन बुंदेलखंड में चलेंगे। तो देश के दुष्काल के जो 2 केंद्र हैं उन 2 केंद्र को हम जोड़ना चाहते हैं। 6 महीना पहले हम आए थे संवेदना के लिए, अब संकल्प के लिए आना चाहते हैं। इस दुष्काल का मुकाबला किया जा सकता है, इस संकल्प के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और आपने ये जो संकल्प किया है, हम भी ये चाहते हैं कि सरकार आपकी आवाज़ सुने और आपकी संवेदना में आपका साथ दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अभियान के लिए।